नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। जैसा कि आप सभी जानते हो कि नेपाल हिमालय की तराई में स्थित बहुत ही एक छोटा सा हिंदू राष्ट्र है जो कभी भी किसी भी दूसरे राष्ट्र के द्वारा कभी गुलाम नहीं बनाया गया था। और इस नेपाल में प्रारंभ से ही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, परंतु जब दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो इस नेपाल में भी लोकतंत्र के समर्थन में आवाज़ उठने लगी। तो इसी वजह से जब 1990 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र की मांग जो थी वह जोर पकड़ने लगी, तो उस समय के तत्कालीन राजा जो थे वो वीरेंद्र इस लोकतंत्र को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से नेपाल की शासन व्यवस्था शुरू हुई कि राजा जो होता था वो क्या होता था, राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान व्यक्ति कहलाता था, परंतु राज्य की जो वास्तविक शक्ति का उपभोग जो किया जाता था वो किनके द्वारा किया जाता था, तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा। मतलब जो राजा होते थे वो राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख जरूर होते थे, परंतु राष्ट्र की जो समस्त वास्तविक जो डिसीजन मेकर होते थे वो कौन होते थे, तो उस नेपाल के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे, जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते थे, उनके हाथों में ही सर्व प्रमुख शक्तियां होती थी। और ये सिलसिला जो है वो 90 के दशक से बिल्कुल 2001 ईस्वी के प्रारंभ तक बिल्कुल चलती रहती है। परंतु क्या होता है कि 1 जून 2001 ईस्वी को, यहाँ पे आपको एक डेट याद रखना है, 1 जून 2001 ईस्वी को नेपाल के शाही परिवार में एक भीषण हत्याकांड हो जाती है। और ये भीषण हत्याकांड किसी बाहरी तत्व के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि इसी शाही परिवार राजघराने के जो युवराज रहते हैं दीपेंद्र, उनके द्वारा ही अपने घर के अपने शाही परिवार के सदस्यों को गोली मार दी जाती है, जिसमें 11 व्यक्तियों की हत्या हो जाती है, 11 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी दुखद बात ये रहती है कि इस हत्याकांड में राजा वीरेंद्र जो रहते हैं वो भी इसमें मारे जाते हैं। यानी जो नेपाल के राजा थे, जो नेपाल के संवैधानिक प्रमुख थे, उनकी भी 1 जून 2001 को हत्या हो गई। अब इसके बाद जो थी नेपाल में ज्ञानेंद्र को, है ना, नेपाल में किन्हें, ज्ञानेंद्र को नए राजा के रूप में निर्वाचित किया जाता है। यानी वीरेंद्र के बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र को वहाँ का नया राजा बनाया जाता है ना। परंतु ज्ञानेंद्र जो थे वो लोकतंत्र के प्रति विश्वास नहीं करते थे, और इसी वजह से उन्होंने वर्ष 2005 ईस्वी में उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनको अपदस्थ कर दिया उन्होंने। यानी उनको सत्ता से हटाकर एक बार फिर से उन्होंने समस्त शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया और नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था को उलटकर उन्होंने रख दिया। यानी जिस प्रकार से 1990 के दशक में नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, परंतु 2005 में ज्ञानेंद्र के द्वारा एक बार फिर से लोकतंत्र को हटाकर एक बार फिर से वहां पर क्या कर दिया गया, राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। तो इसके पश्चात नेपाल की जनता जो थी और नेपाल की समस्त जो राजनीतिक दल जो थे वो आपस में एकजुट हो जाते हैं और वे लोग लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए तरह तरह से प्रयास करने लगते हैं। और इसी का पहला परिणाम रहता है कि एसपीए का गठन किया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि एसपीए क्या है। एसपीए मतलब 7 पार्टी अलायंस। 7 पार्टी अलायंस का मतलब है कि उस समय के नेपाल में जो 7 बड़ी राजनीतिक दल थे उन लोगों ने आपस में मिलकर एक नया अलायंस बनाया, एक नया गठबंधन बनाया। उसी का नाम क्या था, एसपीए। यानी कि अब 2006 ईस्वी तक आते आते एसपीए का गठन हो चुका था। और एसपीए आप समझ चुके हो, 7 पार्टी अलायंस।
और इस एसपीए को समर्थन कर रही थी वहां की माओवादी। माओवादी कौन थे? तो यहाँ पे आप समझिए, चीन के जो एक बहुत बड़े नेता थे माओ, और माओ के सिद्धांत पे चलने वालों को क्या कहा गया है? माओवादी, है ना। आज इन्हें विभिन्न प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में नक्सली के रूप में भी इन्हें चिन्हित किया जाता है, और ऐसे माओवादियों की राजनीतिक पार्टियां भी है। तो इस एसपीए का समर्थन जो है वो किनका मिल रहा था? यानी एसपीए को सपोर्ट करने वाले कौन थे? माओवादी, है ना। तो एसपीए का गठन जो है वो कर लिया गया, और इन लोगों का 3 प्रमुख डिमांड थे, है ना। क्या क्या? कि संसद को बहाल किया जाए। एसपीए की 3 प्रमुख मांगे थी। पहला मांग कौन था? कि संसद को बहाल किया जाए, दूसरा सर्वदलीय सरकार बनाया जाए, और तीसरा एक नई संविधान सभा का गठन किया जाए। इन्हीं 3 मांगों को लेकर एसपीए के नेतृत्व में नेपाल की जनता ने अप्रैल 2006 ईस्वी में 4 दिन का बंद की घोषणा की। कहाँ पे? काठमांडू में। यानी कि एसपीए के लीडरशिप में लोकतंत्र की स्थापना हेतु नेपाल की जनता ने 4 दिनों का हड़ताल की घोषणा कर दी। कहाँ पे? काठमांडू में। आपको आश्चर्य होगा कि प्रत्येक दिन इस हड़ताल में, इस विरोध प्रदर्शन में 1 लाख लोग जो थे वो भाग ले रहे थे। परंतु 21 अप्रैल को स्थिति और विस्फोटक हो जाती है, और आंदोलनकारियों की संख्या जो है वो 5 लाख तक पहुंच जाती है। इतने व्यापक स्तर पे विरोध प्रदर्शन को देखकर राजा ज्ञानेंद्र के मन में भी एक बार ना डर समा जाती है, और इसी वजह से उन्होंने उन आंदोलनकारियों की कुछ मांगों को स्वीकार करने की वो घोषणा करते कि मैं आपकी कुछ मांगों को स्वीकार कर लेता हूं। परंतु आंदोलनकारी भी इस बात को समझते थे कि हमें डरना नहीं है और हमें पीछे हटना नहीं है, बल्कि हमें मजबूती से डटे रहना है। और इसी वजह से उन लोगों ने सरकार को क्या किया? अल्टीमेटम दिया। यानी राजा ज्ञानेंद्र को उन्होंने क्या किया? अल्टीमेटम दिया कि हमारी मांग को जल्द से जल्द क्या किया जाए? स्वीकार किया जाए। और इसी के परिणाम स्वरूप 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र जो है वो एसपीए की तमाम इन 3 मांगों को स्वीकार कर लेता है, और एक बार फिर से वहां पे लोकतंत्र की स्थापना होती है, और गिरिजा प्रसाद कोइराला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? इस नेपाल की कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा? कि यदि जनता एकजुट हो और जनता यदि बगावत पे उतर जाए तो किसी भी सरकार को, किसी भी निरंकुश और राजतंत्र को उखाड़ कर वो फेंक सकती है, जैसा कि नेपाल की जनता ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। तो बच्चों, ये था नेपाल में लोकतंत्र के आंदोलन से जुड़ी कहानी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।